नमस्कार विद्यार्थियों, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं प्रवक्ता चंद्र प्रकाश गुर्जर। आज की क्लास हमारी बीए द्वितीय वर्ष के छात्रों हेतु इतिहास विषय की होगी। इतिहास विषय के दौरान अगर बात की जाए तो निरंतर राजस्थान का इतिहास हम पढ़ रहे हैं। राजस्थान के इतिहास के तहत राजपूतों की जीवन पद्धति और आदर्श के बारे में पढ़ रहे हैं। तो उसके तहत अगर बात की जाए तो हम मध्यकाल के दौरान जो राजपूतों में और राजस्थान में प्रचलित कुप्रथाएं हैं उनके बारे में पढ़ रहे हैं, जिसके तहत हमने पिछली क्लास में जो सती प्रथा एक कुप्रथा थी जिसके बारे में हमने जिक्र किया। सामाजिक बुराइयों की बात की जाए, सती प्रथा उनमें से एक थी, जिसके तहत हमने देखा किस तरह से जो किसी महिला के पति की मृत्यु के पश्चात उस महिला को अगर बात की जाए तो जिंदा उसकी चिता के ऊपर जला दिया जाता था। ये प्रथा हमें देखने को मिलती है राजस्थान में, जिसके तहत हमने देखा कि इस सती प्रथा का प्राचीनतम उल्लेख हमें कहाँ मिलता है। साक्ष्य हमें लिखित साक्ष्य मिलता है। भानुगुप्त जो गुप्त वंश का शासक था उसके एरन अभिलेख में 510 ईस्वी में मिलता है, जिसके तहत जिसके एक सेनापति की जो हूणों के साथ युद्ध में मृत्यु हो जाती है, उसकी महिला जो उसकी पत्नी उसके साथ क्या हो जाती है, चिता में सती हो जाती है। और उसके पश्चात हमने देखा किस तरीके से 1829 ईस्वी में जो विलियम बेंटिंग के द्वारा जो कानूनी तौर पे इस पर क्या लगा दी जाती है, सती प्रथा पर रोक लगा दी जाती है। राजा राममोहन राय जो समाज सुधारक हुए उनके प्रयासों से जो इस सती प्रथा पर रोक लगा दी। इस तरीके से हमें जो मध्यकाल के दौरान राजपूत जाति के अंदर सर्वाधिक जो इसे कुप्रथा का प्रचलन हमें देखने को मिलता है, सती प्रथा का। आप देखते हो सती प्रथा के कई मंदिर है, जो सती माता के कई मंदिर जैसे झुंझुनू की सती माता है, तो कई हमें उस मध्यकाल के उदाहरण आज भी हमें देखने को मिलते हैं जो विभत्सकारी और काफ़ी दर्दनाक जो ऐसी कुप्रथाएं हमें उस समय समाज में देखने को मिलती है। और इसके तहत आज हम अगली कुप्रथाओं की बात करें जो राजस्थान में प्रचलित थी और राजपूत जाति में भी प्रचलित थी। बात की जाए तो सामान्य जातियों में भी आज भी इन कुप्रथाओं के कुछ अंश हमें देखने को मिलते हैं। आज हम बात करने वाले हैं, अगर बात की जाए बालिका वध की प्रथा, बालिका वध और बालिका हत्या की जो प्रथा जिसे कहते हैं, और उसके अलावा जो एक त्याग प्रथा के बारे में हम पढ़ेंगे। पहले के ज़माने में हम देखते हैं कि किसी महिला के पुत्री के जन्म होने पर उस पुत्र की हत्या कर देने की प्रथा हमें जो प्रचलन में देखने को मिलती है। त्याग प्रथा की बात की जाए तो विवाह जैसे अवसर पर जो नेक चुकाने की परंपरा होती है, जो उसे त्याग प्रथा कहते हैं, जो डोली भाट चारणों को चुकाए जाते हैं। अब ये कुप्रथाएं किस तरीके से जो राजपूतों में ज़्यादा प्रचलन थी उसके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे, ठीक है। कन्यावध की जो कुप्रथा, कन्यावध एक कुप्रथा थी जो समाज में प्रचलित है। आजकल तो हम देखते हैं पुत्री और पुत्र को समान माना जाता है, लेकिन उस समय देखा जाए तो पुत्र जन्म को श्रेष्ठ माना जाता है। अपने धार्मिक ग्रंथों की भी बात की जाए तो पुत्र जन्म को आनंदप्रद हर्षप्रद माना जाता था, लेकिन पुत्री के जन्म को दुखदायी माना जाता। ऐसी समाज की उस वक्त धारणा हमें देखने को मिलती है, जिस धारणा के फलस्वरूप हमें जो कन्याओं की हत्या यानी कि पुत्रियों की हत्या देखने को मिलती है। अगर बात की जाए तो किसी महिला के कन्या के जन्म पर पहले ये प्रथा हमें देखने को मिलती है कि कन्या के जन्म पर उस कन्या को क्या किया जाता, अफीम सुंघाकर अफीम पिलाकर, जिसे अम्ल कहते हैं, ये पिलाकर अफीम सुंघाकर उसकी हत्या कर दी जाती थी। और उसके अलावा हमें देखने को मिलता है उसकी या तो गला दबाकर हत्या कर दी जाती। ऐसी कुप्रथा का प्रचलन हमें काफ़ी देखने को मिलता है। जैसे ही महिला के कोई पुत्री पैदा होती थी उस पुत्री की हत्या कर दी जाती थी। अब इस हत्या के पीछे कई कारण जिम्मेदार थे। अगर वहाँ का सामाजिक व्यवस्था को देखना जरूरी है हमें मध्यकाल के दौरान राजपूतों की सामाजिक व्यवस्था और सामाजिक ढांचे को, जिसके ऐसे कई कारण निकल कर आते हैं जिन कारणों की वजह से जो बात की जाए जो पुत्री के जन्म पर यानी कन्या के जन्म पर उस कन्या की क्या कर दी जाती थी, हत्या कर दी जाती थी। उन कारणों का हम जिक्र करेंगे, ऐसे कौन से कारण जो जिम्मेदार और उत्तरदायी थे जिन कारणों की वजह से जो कन्याओं की हत्या कर दी जाती थी। तो अगर मध्यकाल के दौरान धारणा देखी जाए राजपूतों में ज़्यादा प्रचलन हमें इसका देखने का मिलता है। सबसे बड़ी समस्या जो कन्या के विवाह की समस्या होती थी। अब कन्या के विवाह की समस्या राजपूतों में बात की जाए तो राजपूतों में जैसा कि हम देखते हैं सगोत्री विवाह वर्जित थे, जैसे कि एक ही कुल एक ही खाप में विवाह नहीं कर सकते। तो इससे क्या विवाह क्षेत्र सीमित हो जाता था, लड़कियों के लिए लड़का ढूंढना बड़ा मुश्किल कार्य था। उसके अलावा जो दूसरे कुल और उसमें जो बात की जाए घराने में विवाह
किया जाता। तो एक विवाह क्षेत्र सीमित हो जाता था अपनी खाप में विवाह। इसका अंश हमें आज भी देखने को मिलता है। हम देखते हैं कि सगोत्री विवाह वर्जित होते हैं। आज भी तुम देखोगे किसी भी समाज में यही जो धारणा प्रचलन में है। तो जैसा कि खाप पंचायतों के द्वारा जो खाप पंचायत सगोत्री विवाह होने पर कैसे जो उन विवाह करने वालों की हत्या वगैरह कर दी जाती है, तत्कालीन जो घटनाक्रम में भी तुम देख सकते हो, उसमें अखबार वगैरह न्यूज़ चैनल्स वगैरह में ऐसी कई खबरें आती रहती है। तो विवाह क्षेत्र सीमित हो जाता। राजपूतों में सब जैसे राठौड़ राजवंश से राठौड़ है, वो राठौड़ों में अपनी पुत्री का विवाह नहीं करेंगे। उसके अलावा तो उन्हें या तो चौहानों में करना होगा, जैसे चौहान है चौहानों में नहीं करेंगे। ये आपस में जो राठौड़ है जो ये आपस में क्या भाई बहन माने जाते थे। इससे जो क्या हो जाते हैं उनके लिए विवाह क्षेत्र काफ़ी सीमित और छोटा हो जाता था। अब इस कारण विवाह की समस्या उत्पन्न होती थी और इसी कारण से क्या कर दिया जाता था कि पुत्री के जन्म होते ही उसकी हत्या कर दी जाती। अब दूसरे कारण की बात के कई कारण इसके लिए सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं, हम देखने को मिलता है। तो अगर बात की जाए तो ठीक है। अब राजपूतों में क्या होता, कोई भी लड़की पैदा होती थी, राजपूत है किसी, तो उसमें ये प्रथा राजपूतों में प्रथा प्रचलन में देखने को मिलती है कि अपने से उच्च कुल में और अपने से उच्च घराने में अपनी पुत्री का विवाह किया जाता था। और अब ये जो उच्च कुल या उच्च घराने में विवाह करेंगे तो उस विवाह के लिए जो खर्चा भी खूब करेंगे, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति अपने से निम्न कुल में जो विवाह कर देता था तो उसकी प्रतिष्ठा को, उसकी साख को धक्का लगता था। ऐसा माना जाता था कि उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा कमज़ोर हो जाएगी, कम हो जाएगी। इस वजह से कोई भी व्यक्ति राजपूत के द्वारा अपने से उच्च कुल में क्या किया जाता था, विवाह किया जाता था। अब उच्च कुल में उच्च घराने में विवाह करेगा तो उसे दहेज भी खूब सारा देना होगा। उस उच्च घराने की, उच्च कुल की हैसियत से उसे दहेज देना पड़ता, दहेज में काफ़ी धन देना पड़ता। और ये जो विवाह के लिए प्रमुख समस्या होता था। इस वजह से क्या करते थे लोग, जो पुत्री के जन्म होते ही उस पुत्री की क्या कर देते थे, कन्या के जन्म होते ही उसकी अम्ल सुंघाकर या गला दबाकर हत्या कर देते थे। ठीक है। तो ये जो एक समस्या रहती, क्योंकि प्रत्येक राजपूत है या कोई भी राजघराना अगर बात की जाए तो वह क्या करता था, अपने से उच्च कुल में विवाह करने की आकांक्षा, इच्छा रखता था कि मेरे से प्रतिष्ठित होना चाहिए। ठीक है। तो अब उसमें उसे खर्चा भी खूब करना पड़ेगा और दहेज देना पड़ेगा, और दहेज देना उसके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता था। उन परिस्थितियों में उसके द्वारा क्या कर दिया जाता था, कन्या के जन्म होते ही उसकी हत्या कर दी जाती थी। ठीक है। अब अगली समस्या की बात की जाए तो मध्यकाल के दौरान हम देखते हैं कि विदेशी आक्रमणकारियों के खूब आक्रमण होते हैं भारत में। चाहे मोहम्मद गौरी को ले लो, मोहम्मद गजनवी को ले लो। ठीक है। उसके पश्चात जो सारे मुस्लिम शासक आ जाते हैं, दिल्ली सल्तनत की स्थापना हो जाती है, मध्यकाल आ जाता है। तो मध्यकाल के दौरान इन मुस्लिम आक्रमणकारियों से, आक्रांताओं से युद्ध के दौरान क्या होता है कि राजपूतों की आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो जाती है। एक तुम भी देखो, स्वाभाविक सी बात है, अगर जो युद्ध के दौरान तो दोनों तरफ से पैसा लगता है और युद्ध ऐसा ही थोड़ी ना होता बातों, उसमें धन भी खर्च होता है। तो इससे क्या होता है कि आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो जाती है, राजपूतों की आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो जाती है। इस कारण से उनके द्वारा ये विकल्प कन्या विवाह पर खर्चा होने लगता है और वो उसमें आर्थिक रूप से सक्षम नहीं होते, तो उनके अलावा दूसरा विकल्प चुन लिया जाता है कि कन्या के जन्म होते ही उसकी हत्या कर दी जाती है। और इन मध्यकाल के दौरान हमें ये भी देखने को मिलता है विदेशी आक्रांताओं के द्वारा जो अपने सतीत्व की रक्षा, जो महिलाओं की रक्षा है, तो ये भी जो हमें देखने को मिलता है। तो उनके विदेशी आक्रांताओं के आक्रमण के दौरान भय से कि अगर वो लड़की होगी तो उनके हाथ लग जाएगी, उसका सील भंग कर दिया जाएगा। तो उन परिस्थितियों में भी हमें देखने को मिलता है कि राजपूतों में जो ज़्यादा से ज़्यादा जो कन्या के जन्म होने पर क्या कर दिया जाता था, उसकी हत्या कर दी जाती है। ये प्रथा जो प्रचलन में हमें देखने को मिलती है। उसके अलावा जो इस प्रथा के पीछे एक सबसे बड़ा कारण वो माना जाता है नेग व त्याग प्रथा। ये त्याग प्रथा भी एक सामाजिक बुराई और कुप्रथा होती है अगर बात की जाए तो। अब ये त्याग प्रथा क्या होती है? त्याग प्रथा की अगर बात की जाए, कोई भी राजपूत है या कोई भी व्यक्ति सामाजिक व समाज का कोई भी व्यक्ति वह विवाह करता है तो विवाह के दौरान उसे कुछ लोगों को क्या देना पड़ता है, नेग देना पड़ता है, उपहार और भेंट देनी पड़ती है। जिसके तहत हम देखते हैं राजपूतों में जो चारण है, भाट है, ये ढोली है, इनको क्या देना पड़ता था, नेग देना पड़ता था। इनके द्वारा विवाह के उत्सव पर नेग की मांग की जाती थी और ये नेग देना जो किसी भी व्यक्ति के लिए काफ़ी आर्थिक बोझ होता। आज भी तुम देखते हो इन प्रथाओं के अंश हमें देखने को मिलेंगे। तुम देखोगे अपने समाज का हिस्सा देख लो,
किसी के घर पे अगर विवाह होता है तो विवाह के पश्चात उसको नेक चुकाने पड़ते हैं। आजकल चाहे ये छोटे स्तर पे चुकाने पड़ते हैं और इनकी जटिलता कम हो गई होगी, लेकिन हमें देखने को मिलता है कि छोटे स्तर पे अगर बात की जाए तो छोटे स्तर पे जैसे तुम कुम्हार का नेक है, नाई का नेक है, ऐसे नेक वगैरह चुकाने पड़ते हैं। तो ये प्रथा काफ़ी विकट रूप में और बड़े स्तर पे हमें उस समय राजपूतों में देखने को मिलती है कि उस दौरान जो कोई भी व्यक्ति अपनी पुत्री का विवाह करता था उसको जो ढोली चारण भाट है इनको क्या नेक चुकाना पड़ता था। और ये नेक है जो अगर नहीं चुकाता तो इससे उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा को धक्का लगता था, उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा जो कमज़ोर हो जाती थी, इस वजह से उसको नेक चुकाना पड़ता। और अगर वो नेक चुकाए तो ये उसको उसका जो बात है इस नेक का जो आर्थिक बोझ उस पर पड़ता था। और अगर बात की जाए धीरे धीरे हम देखते हैं तो इन नेक को उनके द्वारा क्या डोली चारण भाट इस नेक को अपना अधिकार मान लिया गया, ये तो हमारा अधिकार है, अगर कोई व्यक्ति विवाह करेगा तो हमें देना ही पड़ेगा। और ये जो दान दक्षिणा इनको मिलती थी इसको धीरे धीरे आगे जाकर इनके द्वारा अपना अधिकार मान लिया जाता है, वही त्याग प्रथा कहलाती है। अब प्रत्येक व्यक्ति को अपने विवाह यानी कि अपने पुत्र के विवाह पे, चाहे पुत्र के विवाह पे हमें देखना पड़ता है कि उनको नेक चुकाना ही पड़ता है। जैसे बड़े बड़े राजा महाराजाओं के द्वारा जो चारण भाटों को खूब सारा पैसा बांटा जाता है, ये वही होते थे उस वक्त जो दरबार में बैठे रहते थे, ढोल वगैरह बजाते थे और उसके अलावा जो शासकों का यशोगान करते थे, इनको अन्नदाता कहते थे इनके। तो ये जो कुप्रथा के कारण क्या होता था, अब जो पुत्री का विवाह करना काफ़ी मुश्किल हो जाता था और आर्थिक बोझ काफ़ी होता था। इसी दौरान इनके द्वारा क्या कर दिया जाता था, राजपूतों के द्वारा पुत्री का जन्म होते ही उसकी क्या कर दी जाती, कन्या का जन्म होते ही उसकी हत्या कर दी जाती। दूसरा रास्ता इनके द्वारा अपना लिया। ये जो सामूहिक रूप से ये सारे कुर्ण जो कारण है का उत्तरदायी होते हैं किसके लिए, कन्या वध के लिए, कन्या हत्या के लिए जो सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। समाज में आज भी देखो तुम, अगर आज भी बात की जाए तो कई लोगों के लिए जो अपनी कन्या का विवाह करना काफ़ी कष्ट, जो बात की जाए आर्थिक रूप से काफ़ी भारी होता है। तो इसी दौरान लेकिन ये अच्छी बात है आजकल समाज में जो समाज का रवैया काफ़ी सुधर गया है। पुत्री और पुत्र के जन्म में किसी तरह का भेदभाव नहीं करते आजकल। तो ऐसे ऐसे सामाजिक उदाहरण सामने आते हैं, जो पुत्री का जन्म हो या चाहे पुत्र का जन्म हो, पुत्र के जन्म पे जो थाली बजाने की परंपरा, थाल बजाने की परंपरा है, वो तो आजकल ऐसे उदाहरण मिलते हैं कि पुत्री के जन्म पे भी कई परिवारों के द्वारा जो थाल बजाए जाते हैं। उसके अलावा जो विवाह के दौरान हम देखते हैं जो बंदौरी है वो पुत्र की भी घोड़ी पे, जो कन्या की भी घोड़ी पे बैठाकर निकाली जाती। लेकिन मध्यकाल के दौरान कुछ सामाजिक जो पूर्वाग्रहों के कारण अगर बात की जाए, सामाजिक व्यवस्था ऐसी थी जिसमें पुत्र और पुत्री में क्या किया जाता था, भेदभाव किया जाता था। तो विद्यार्थियों, आज की क्लास में हमने जो राजपूतों में प्रचलित कुप्रथाओं के बारे में जिक्र किया, ये सामान्य रूप से राजस्थान में भी प्रचलित है, लेकिन राजपूत जाति में जो हमें सर्वाधिक रूप से इनका प्रचलन देखने को मिलता है, जिसके तहत हम देखते हैं कन्या वध की जो प्रथा में कुप्रथा देखने को मिलती है, जिसके तहत जो किसी कन्या के जन्म होने पर उसको तुरंत जो अफीम देकर और या उसका गला देकर उसकी हत्या कर दी जाती थी। इसके पीछे हमने कारणों के बारे में जिक्र किया, क्योंकि उस वक्त जो कन्या का विवाह करना, अगर बात की जाए, काफ़ी जो कन्या का विवाह की समस्या हमें देखने को मिलती है और कन्या के विवाह काफ़ी खर्चीला होता था। राजपूतों में ये प्रचलन हमें देखने को मिलता है कि वो उच्च कुल में विवाह करने की आकांक्षा रखते थे। उच्च कुल में विवाह करने के दौरान उनके द्वारा खूब सारा धन दहेज जो देना पड़ता था, ये उनके लिए काफ़ी कष्टप्रद होता था। और बात की जाए तो जैसा कि हम देखते हैं कि जो एक ही कुल या खाप में विवाह, सगोत्र विवाह का प्रचलन नहीं था, आज भी नहीं है। तो इस वजह से जो क्या होता था, वैवाहिक क्षेत्र सीमित हो जाते थे, जिस कारण से उनको काफ़ी धन और दहेज देना पड़ता था। विवाह उनके लिए एक समस्या हो जाता था और इस समस्या से निजात पाने के लिए उनके द्वारा विकल्प चुन लिया गया कि पुत्री का जन्म होते ही उसकी हत्या कर दी जाती थी। और बात की जाए तो इनकी आर्थिक स्थिति मध्यकाल के दौरान जो आक्रमणों के कारण, जो विदेशी आक्रमण होते हैं, उनके कारण इनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो जाती है। उसके अलावा हमें जो एक अन्य प्रथा नेक व त्याग प्रथा देखने को मिलती है। त्याग प्रथा, नेक की बात की जाए तो विवाह के जो अवसर पे पुत्री के पिता को अगर बात की जाए तो इन चारण भाटों ढोली को क्या नेक वगैरह चुकाने पड़ते थे, ये उसके ऊपर काफ़ी आर्थिक बोझ होते थे। धीरे धीरे इनके द्वारा इन नेक को अपना अधिकार समझ लिया और इसकी मांग ज़बरदस्ती ये करने लगते हैं, जिससे क्या होता है कि विवाह
जो करना काफ़ी बेहद मुश्किल हो जाता था। इसकी वजह से जो राजपूतों के द्वारा जो विकल्प के तौर पे जो पुत्री की क्या कर दी जाती, हत्या कर जाती। लेकिन धीरे धीरे हम देखते हैं कि ये कुप्रथा समाप्त हो जाती। 18वीं सदी तक की बात की जाए तो स्वैच्छिक रूप से लोगों के द्वारा इस कुप्रथा को बंद कर दिया जाता है। जैसे न्यायिक प्रथा है, इनको भी बंद कर दिया जाता है। और जो कन्यावध है, इस पे जो सरकार के द्वारा कानून बनाकर इसके ऊपर रोक लगा दी जाती है। वर्तमान समय में भी तुम देखते हो कि भ्रूण का जो अगर बात की जाए, लिंग का जो चेकअप हम जो गर्भावस्था के दौरान नहीं करवा सकते, और उसके खिलाफ कई तरह की जो सरकार के द्वारा कानूनी कार्रवाई की जाती है और इसे एक अपराध घोषित कर दिया गया है। ठीक है, गर्भ के भीतर लिंग का निरीक्षण और चेकअप नहीं करवा सकता, तो सरकार के द्वारा भी इस पर रोक लगा दी गई। वर्तमान समय में ऐसी कुप्रथाएं हमें देखने को नहीं मिलती है। तो उस समय ये मध्यकाल के दौरान ऐसी कुप्रथाओं का प्रचलन था। तो बोलिए, यहाँ तक आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई है, किसी तरह की समस्या है, शंका है, तो आप निसंकोच पूछ सकते हो। इसके अलावा जो आपके पास शैक्षणिक व्हाट्सएप ग्रुप प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, उसके माध्यम से आप अपनी बात मुझ तक पहुँचा सकते हो। और इतिहास विषय से संबंधित कोई भी जिज्ञासा, उत्सुकता हो, आप उसको भी मुझसे साझा कर सकते हो। अध्ययन अध्यापन से संबंधित किसी तरह की राय या सुझाव वो भी आपके आमंत्रित है। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।